हेलो एवरीवन। कैसे हैं सब लोग आप। हम कल पढ़ रहे थे कॉन्सेप्ट ऑफ आर एंड के सिलेक्शन। हमने कल के डिस्कशन में ये देखा था कि ऑथर एंड विल्सन ने इस प्लेनेट के ऊपर जितनी भी स्पीसीज होती है सारी स्पीसीज को दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई एक तो जो रिप्रोडक्शन में ज्यादा ध्यान लगाते हैं वो आर सिलेक्शन होते हैं और जो कंपटीशन में ज्यादा फोकस करते हैं वो के सिलेक्शन होते हैं। तो ऑथर विल्सन ने ये आर सिलेक्शन एंड के सिलेक्शन का कॉन्सेप्ट देकर के सारे स्पीसीज है, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो कोई प्लांट हो, कोई एनिमल हो, कोई ह्यूमन बीइंग हो, सबको उन्होंने आर एंड के सिलेक्शन के अंदर कैटेगराइज कर दिया। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या कोई ऐसी स्पीसीज हो सकती है जो आर और के सिलेक्शन के बीच की सी हो। क्योंकि देखो, जब कभी भी आर सिलेक्शन और के सिलेक्शन की बात आती है, आपसे यह पूछा जाए कि एक ट्री है, मान लीजिए कि एक ट्री है, ठीक है, और इस ट्री के कुछ करेक्टर्स के ऊपर आप फोकस करिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इस ट्री की बॉडी साइज की बात करूं तो बॉडी साइज के अकॉर्डिंग ये ट्री के सिलेक्शन में चला जाएगा, क्योंकि इसकी बॉडी साइज बड़ी है तो ये के सिलेक्शन का हो गया। अगर मैं इस ट्री के लाइफ स्पान की बात करूं तो अगेन ये के सिलेक्शन में चला जाएगा, क्योंकि इसका लाइफ स्पान जो है बहुत लंबा है, तो ये के सिलेक्शन के अंदर चला गया। अगर मैं इस ट्री के बारे में रिप्रोडक्शन की बात करूं, रिप्रोडक्शन, तो भाई रिप्रोडक्शन का ऐसा है कि ये आर सिलेक्शन में चला जाएगा। रीजन क्या रहेगा? एक तो ये बहुत ज्यादा रिप्रोडक्शन करता है, दूसरा इसके प्रोजेनीज का नंबर ज्यादा होता है, इसके प्रोजेनीज की बॉडी साइज छोटी होती है, सीड्स है वो छोटे साइज के होंगे, उसके अंदर मोर्टिलिटी ज्यादा होगी। तो ये तो आर सिलेक्शन के करेक्टर हो गए। ऐसे ही अगर मैं इसकी रेजिस्टेंस की बात करूं कि भाई ये ट्री जो है वो रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग के सिलेक्शन में है, ये रेजिस्ट कर सकता है, बहुत अच्छे से एनवायरमेंट के अंदर रेजिस्ट कर सकता है। आप खुद सोचिए कि सेम ट्री है और सेम ट्री कुछ करेक्टर्स के बेसिस पे के सिलेक्शन की कैटेगरी में चला गया और कुछ करेक्टर्स के बेसिस पे आर सिलेक्शन की कैटेगरी में चला गया। रिप्रोडक्शन मैंने एक में ही बोल दिया, नंबर ऑफ प्रोजेनी, प्रोजेनी की बॉडी साइज, पेरेंटल केयर, इन सब मामलों में ये ट्री है वो आर सिलेक्शन का मेंबर या आर सिलेक्शन टाइप का ऑर्गेनिज्म है। तो अब आप बताइए इस ट्री को कहां रखोगे आप? आर सिलेक्शन में रखोगे कि के सिलेक्शन में रखोगे? ये एक बहुत बड़ी समस्या थी। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है ग्रिम। इन्होंने एक ट्रायंगल दिया, इसको कहते हैं ग्रिम्स ट्रायंगल। ग्रिम ने एक ट्रायंगल देकर के ये कहा कि नेचर में केवल दो टाइप की स्पीसीज पॉसिबल नहीं है। नेचर में खाली आर सिलेक्शन और के सिलेक्शन टाइप की स्पीसीज पॉसिबल नहीं हो सकती, कुछ अल्टरनेटिव होने चाहिए। तो जो ग्रिम ट्रायंगल है, उस ग्रिम ट्रायंगल का मतलब ये भी है अल्टरनेटिव टू आर एंड के सिलेक्शन। आर और के सिलेक्शन के अल्टरनेटिव्स है। अब एक चीज समझते हैं, यहां ग्रिम ने ट्रायंगल यूज किया। ट्रायंगल का मतलब वही सिंपल सा ट्रायंगल। तो मैं भी एक ट्रायंगल बना के आपको एक्सप्लेन करता हूं। ये रहा ट्रायंगल, लेट सपोज। अब इस ट्रायंगल में जो तीन कॉर्नर हैं, उन तीनों कॉर्नर के दो दो फेस है। एक फेस ये है, 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 एक फेस ये है। ये समझ में आई? इन तीनों के तीनों ट्रायंगल के दो दो फेस है। अब हमको क्या करना है? पहले तो इस ट्रायंगल की लाइन पर आपको कोई तीन कैरेक्टर सेलेक्ट करने हैं। कल हमने आर सिलेक्शन के सिलेक्शन की लिस्ट पढ़ी थी, कोई अराउंड 25 to 30 कैरेक्टर्स देखे थे। उनमें से कोई भी तीन कैरेक्टर एट ए टाइम सेलेक्ट कर लीजिए।
अब जो करेक्टर एक बार ग्रिम ने सेलेक्ट किए, हम एक बार वही सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे उन्होंने इस एक्सिस पे रखा डिस्टरबेंस, डिस्टरबेंस, इस एक्सिस के ऊपर रखा उन्होंने कंपटीशन, और इस एक्सिस के ऊपर उन्होंने रखा स्ट्रेस। तीन कैरेक्टर्स एक साथ लिए। अब आप ये भी सोचो कि इन तीनों कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग यहां पर तीन लाइंस प्रेजेंट है और ये तीनों के तीनों कैरेक्टर्स एक तरफ हाई है, एक तरफ लो है। आई बात समझ में? फॉर एग्जाम्पल कंपटीशन की बात करें तो इस पॉइंट पर वो ऑर्गेनिज्म होंगे जिनमें कंपटीशन करने की एबिलिटी लो होगी, और अगले पॉइंट पर वो होंगे जिनमें कंपटीशन करने की पॉसिबिलिटी एबिलिटी हाई होगी। इसी कॉर्नर के दूसरे फेस पे ऐसे ऑर्गेनिजम्स को रखना है जिनमें कंपटीशन की एबिलिटी लो है, सॉरी स्ट्रेस लेने की एबिलिटी लो है, कम स्ट्रेस लेते हैं। और इसके नेक्स्ट पे हमको वो रखने हैं जो हाई स्ट्रेस लेते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं भाई। फिर इसके बाद में जिस एक्सिस पे या जिस पॉइंट पर स्ट्रेस ज्यादा ले सकते हैं वो ऑर्गेनिज्म डिस्टरबेंस है वो कम फेस कर पाते हैं, और फिर डिस्टरबेंस ज्यादा फेस कर पाते हैं इस पॉइंट पे। चीज समझ में आई आपको? कोई भी तीन कैरेक्टर ले सकते हो यहां पे। कंपटीशन, स्ट्रेस और डिस्टरबेंस की जगह आप चाहो तो लाइफ स्पान, रिप्रोडक्शन, पेरेंटल केयर, ऐसे करके कोई तीन कैरेक्टर उठा लो और यहां पे रख दो। अब हमको क्या देखना है, चीज जो समझने वाली है यहां पर, कि ये वो पॉइंट है जहां पर ऐसे ऑर्गेनिजम्स आएंगे जिनके पास में कंपटीशन करने की एबिलिटी तो बहुत ज्यादा होगी लेकिन वो स्ट्रेस नहीं ले पाते। इस पॉइंट के ऊपर वो ऑर्गेनिजम्स आएंगे जिनके पास में स्ट्रेस लेने की कैपेसिटी तो बहुत ज्यादा है, वो स्ट्रेसफुल हैबिटाट के अंदर ग्रो कर पाएंगे, लेकिन उनका हैबिटाट अगर डिस्टर्ब हो गया तो फिर वो सहन नहीं कर सकते इस चीज को। इस पॉइंट पर वो ऑर्गेनिजम्स आएंगे जो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब्ड हैबिटाट में रह लेते हैं लेकिन इनके अंदर कंपटीशन करने की एबिलिटी नहीं है। तो मेरी बात समझ में आई आपको? ऐसे में इन्होंने क्या किया, ग्रिम ने इस ट्राइंगल को कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं कि भाई एक ही टाइप के स्पीसीज नहीं हो सकते, नेचर में दो ही टाइप के स्पीसीज नहीं हो सकते। ग्रिम क्या करते हैं, इस ग्राफ का जो ऊपर वाला, इस ट्राइंगल का जो ऊपर वाला हिस्सा है, इसमें वो कहते हैं कि जो स्पीसीज यहां आएगी उसे कहेंगे सी स्पीसीज। सी का मतलब कंपटीशन स्पीसीज या कंपटीशन स्ट्रेटजी, जो ज्यादा कंपटीशन कर सके। उन्होंने कहा कि इस ग्राफ में, इस ट्राइंगल में जो स्पीसीज इस कॉर्नर में आएगी उनको कहेंगे आर स्पीसीज या आर स्ट्रेटजीज, रूड्रल स्ट्रेटजीज, जो ज्यादा डिस्टर्ब्ड हैबिटाट में रहते हैं, कंपटीशन कम कर पाते हैं। तो ये कुछ कुछ आर सिलेक्शन जैसे ही है। इन्होंने कहा कि इस ट्राइंगल के इस कॉर्नर पे जो आएंगी उन्हें कहेंगे एस स्पीसीज। एस का मतलब स्ट्रेस टॉलरेंट स्पीसीज, ये स्ट्रेस अच्छा खासा टॉलरेट कर पाएंगी। फिर ये जो छोटा वाला ग्राफ है, मतलब छोटा ट्राइंगल बन गया ना, एक ट्राइंगल में दूसरा ट्राइंगल, इसको और डिवाइड कर दो। इस कॉर्नर में स्पीसीज आएगी उनको कहेंगे आर सी स्पीसीज। थोड़ा थोड़ा ये रूड्रल टाइप के हैं, थोड़ा थोड़ा ये कॉम्पिटिशन टाइप के हैं। इस कॉर्नर के अंदर जो स्पीसीज आएगी उसको कहेंगे सी एस स्पीसीज, या एस सी बोल दो, वो कोई बात नहीं है। जैसे आर सी बोला तो सी आर बोल दो, एस सी बोला या सी एस बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। इस पॉइंट पर जो स्पीसीज आएगी उसको कहेंगे आर एस स्पीसीज या एस आर स्पीसीज। तो ये थोड़ा डिस्टरबेंस में भी ग्रो कर पाते हैं, थोड़ा स्ट्रेस भी ले पाते हैं। और जो बिल्कुल सेंटर में आएंगे उसे कहेंगे सी एस आर स्पीसीज, वो थोड़ा कंपटीशन भी ले पाते हैं, थोड़ा जो है वो स्ट्रेस भी ले पाते हैं, थोड़ा वो रूड्रल टाइप के भी हैं। दैट इज नोन एज ग्रिम्स ट्राइंगल। अब आपके सामने है ये, तो ये जो ग्रिम का ट्राइंगल दे रखा है उस ग्रिम ट्राइंगल के अकॉर्डिंग आप समझने की कोशिश कर लो कि कोई भी तीन कैरेक्टर रखोगे तो कॉर्नर्स के अंदर वो आएंगे जिनके अंदर वो कैरेक्टर एक्सट्रीम है। एक कैरेक्टर एक्सट्रीम है, दूसरा लो है।
बीच में वो आएंगे जिनमें थोड़ा थोड़ा सारे कैरेक्टर्स हैं, इसे कहते हैं ग्रिम्स ट्राइंगल। अब आप कुछ पॉइंट्स लिखिए। पहला पॉइंट लिखो, अकॉर्डिंग टू ग्रिम only R and K selection species are not possible in nature, but some other variations should be there. Other variations should be there. अब नेक्स्ट लिखिए, कंपटीशन स्ट्रेटेजीज या कॉम्पिटिटर स्ट्रेटेजीज। कॉम्पिटिटर स्ट्रेटेजीज, कॉम्पिटिटर स्ट्रेटेजीज वो स्ट्रेटेजीज होती हैं जो अच्छा खासा कंपटीशन कर सकती है। तो अब एक चीज समझिए कि इनके क्या क्या कैरेक्टर्स होने चाहिए। पहला कैरेक्टर, दे आर लॉन्ग लिव्ड, लंबे समय तक जिंदा रहेगी जो कंपटीशन करेगी। एक आप एलिफेंट या ट्री का एग्जांपल ले लो, ये बहुत ज्यादा कंपटीशन कर सकते हैं, कंपटीशन स्ट्रेटेजी है, लॉन्ग लिव्ड है, लॉन्ग लिव्ड। दूसरा, आप देखो इस कॉर्नर में कहां पर आ रहे हैं, ये इस जगह पर आ रहे हैं। इस जगह पर आने का मतलब ये कंपटीशन तो बहुत ज्यादा कर सकती हैं लेकिन स्ट्रेस नहीं ले सकती। अब एक और चीज है कि मैंने कहा कि मान लो एक ट्री है, तो ऐसा मत सोच लेना कि हर ट्री यही आएगा। फिर से ये डिपेंड करता है कि वो ट्री कौन सी स्पीसीज का है। अब वो ट्री जिस स्पीसीज का होगा उसके अकॉर्डिंग वो यहां आ सकता है, ठीक है। तो जैसे कोई मैंग्रोव ट्री है, वो मैंग्रोव ट्री यहां आएगा, वो हाई सॉल्ट स्ट्रेस में रहता है, और कोई दूसरा ट्री है वो ऊपर आ सकता है। तो मैंने आपको एक जनरल एग्जांपल के पॉइंट से बताया है कि ये ट्री हो सकते हैं, लॉन्ग लिव्ड होंगे, ऑलमोस्ट स्ट्रेस फ्री होते हैं, दे आर ऑलमोस्ट स्ट्रेस फ्री, क्योंकि दिख रहा है कि स्ट्रेस तो ले नहीं पा रहे हैं ये। और इसके बाद में रिसोर्स यूज एबिलिटी बहुत अच्छी है इनकी, क्योंकि कंपटीशन करना है ना। रिसोर्स यूज एबिलिटी अच्छी है इनकी। रिसोर्स यूज एबिलिटी के अलावा अगर हम बात करें तो इनके पास में कुछ ना कुछ ऐसे ऑर्गन्स होने चाहिए जिनके अंदर ये रिसोर्स को स्टोर कर सके। तो उस केस में हम देखते हैं दे हैव स्टोरेज ऑर्गन, स्टोरेज ऑर्गन्स इनके पास में कुछ ना कुछ प्रेजेंट है। फिर इसके बाद में ये लो सीड प्रोडक्शन करते हैं। लो सीड प्रोडक्शन का मतलब हो गया कि भाई सीड कम बनाएंगे, प्रोजेनिस कम बनाएंगे, क्योंकि कंपटीशन अच्छा करते हैं ना, तो वही रिप्रोडक्शन में अपने प्रोजेनिस का नंबर कम रखेंगे, फिर कंपटीशन अच्छा करना है। तो ये कुछ सेलेक्टेड कैरेक्टर्स हैं, आपसे ये चीजें तो नहीं ही पूछी जाएगी, बस मैं वैसे ही बता रहा हूं। अब दूसरी स्पीसीज, स्ट्रेस टॉलरेंस स्ट्रेटेजीज। स्ट्रेस टॉलरेंट स्ट्रेटेजीज में कौन आएगा? जो स्ट्रेस ज्यादा ले सकता है लेकिन जो डिस्टर्ब्ड हैबिटाट के अंदर ग्रो नहीं कर सकता, वो यहां आ जाएगा। देखते हैं कौन कौन आएगा। फॉर एग्जाम्पल, दे आर अडेप्टेड फॉर अनफेवरेबल साइट्स। अनफेवरेबल साइट्स के लिए ये अच्छे से अडेप्टेड होते हैं। फिर इनके पास में होती है लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, लिमिटेड अवेलेबिलिटी होती है रिसोर्सेज की। फिर
ये कई तरीके के स्ट्रेस ले सकते हैं। कैन टॉलरेट लाइट, ड्रॉट, न्यूट्रिएंट और फ्रॉस्ट स्ट्रेस। कई टाइप के स्ट्रेस है, आपको ऐसे इन्हीं को रटना नहीं है, याद ऐसे नहीं करना कि भाई जो मैंने लिखाए हैं वही रटने हैं। मतलब स्ट्रेस को टॉलरेट करने की कैपेसिटी ज्यादा होती है और इनके पास में लो और नो कंपटीशन एबिलिटी, क्योंकि कंपटीशन वाला तो पॉइंट ही नहीं है यहां पे। आप अपने ट्रायंगल में देखिए कि हमने स्ट्रेस टॉलरेंट को कहां रखा है, इस जगह पे, तो कंपटीशन का तो दूर दूर तक लेना देना नहीं है इनसे, ठीक है। उसके बाद आते हैं रूड्रल्स, तीसरे टाइप के। रूड्रल स्ट्रेटजीज, रूड्रल स्ट्रेटजीज के अंदर आते हैं आर सिलेक्शन टाइप के प्लांट्स या ऑर्गेनिजम्स। रूड्रल का मतलब वही है जो ज्यादा डिस्टर्ब्ड हैबिटेट के अंदर और कम कंपटीशन के साथ रह सके। इनके अंदर जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं वो शॉर्ट लिव्ड होते हैं, शॉर्ट लिव्ड। हर्बेसियस स्पीसीज आती हैं, हर्बेसियस स्पीसीज। होपफुली आपको ये पता है कि हर्बेसियस प्लांट्स कौन कौन से होते हैं, तो हर्बेसियस टाइप के प्लांट्स वो यहां आते हैं। अब क्योंकि ये शॉर्ट लिव्ड है तो फास्ट ग्रोथ रेट होती है इनकी, फास्ट ग्रोथ रेट। फास्ट ग्रोथ रेट के साथ साथ हाई सीड प्रोडक्शन। यहां पर अगर कोई ऑर्गेनिज्म होगा तो हाई प्रोजेनी प्रोडक्शन लिख देंगे, है ना, हाई सीड या फिर हाई प्रोजेनी प्रोडक्शन, हाई सीड या हाई प्रोजेनी प्रोडक्शन हो जाएगा। फिर इसके बाद में ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं डिस्पर्सल इनका अच्छा होता है, डिस्पर्सल अच्छा होता है। ये कुछ कुछ करेक्टर्स हैं, देखो एकदम से ऐसे के ऐसे याद करने आपको जरूरी नहीं है। अब इस ट्राइंगल से हमारे सामने जो एक बात प्रूव होती है वो क्या है, अगर आप इस ट्राइंगल में कहीं पर भी एक पॉइंट बनाएंगे तो वो पॉइंट के ऊपर कोई भी दो करेक्टर एकदम परफेक्ट नहीं आएंगे। फॉर एग्जाम्पल आपने यहां जैसे सी वाला पॉइंट बना रखा है, तो यहां पर जो ऑर्गेनिजम्स होंगे उनके पास में कंपटीशन एबिलिटी हाई होगी, लेकिन इनके पास में स्ट्रेस लेने की एबिलिटी लो होगी। इट सिंपली मीन्स कि एट ए टाइम वन स्पीसीज कैन नॉट बी ए गुड कॉम्पिटिटर एंड ए गुड स्ट्रेस टॉलरेंट एट द सेम टाइम। चीज समझ में आई, दो कैरेक्टर्स में एक साथ परफेक्शन नहीं आता। और इसी चीज को कल हमने पढ़ा था ट्रेड ऑफ, याद हो तो, ट्रेड ऑफ। तो ट्रेड ऑफ का मतलब है कि कोई एक करेक्टर अच्छा है तो दूसरा करेक्टर खराब टाइप का आ जाएगा, है ना। इसको ग्रिम ने अपने ट्रायंगल में रिप्रेजेंट किया। तो लिखिए एक बार, कुछ लाइंस है वो लिख लीजिए। देखिए, दिस ट्रायंगल रिप्रेजेंट्स ए ट्रेड ऑफ बिटवीन द थ्री स्पीसीज। वन कैन नॉट बी ए गुड कॉम्पिटिटर and a good stress tolerant at the same time. One cannot be a good competitor and a good stress tolerant at the same time. Next लिखिए, many perennial herbs, many perennial herbs adopt a mixture of these strategies and tend to be present in the center of ग्रिम ट्रायंगल। ग्रिम ट्रायंगल के
सेंटर में प्रेजेंट रहना पसंद करेंगे ये स्पीसीज। तो अब आपको मैं एक सवाल देता हूं, थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचिएगा। एक ट्रायंगल लिया हमने मान लो, और इस ट्रायंगल में हमने इस तरफ लिखा ग्रोथ। ग्रोथ इधर हाई है और पीछे की तरफ लो हो जाएगी, हाई लो, ठीक है। इस तरफ हमने लिखा फेकेंडिटी। फेकेंडिटी, फेकेंडिटी का मतलब आप एक तरह से रिप्रोडक्शन समझ लीजिए, काम चल जाएगा आपका, रिप्रोडक्शन करने की कैपेसिटी, फेकेंडिटी। तो इधर जो ऑर्गेनिजम्स आएंगे उनमें फेकेंडिटी हाई होगी और इधर जो ऑर्गेनिजम्स आएंगे उनमें फेकेंडिटी लो होगी। तीसरा जो पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर आप लिख लीजिए सर्वाइवल। सर्वाइव करने की कैपेसिटी इधर लो होगी, मतलब उनका ज्यादा बहुत लाइफ स्पान नहीं रहेगा, और इधर सर्वाइव करने की कैपेसिटी या सर्वाइवल रेट या सर्वाइव की जो ड्यूरेशन है वो ज्यादा रहेगा। तो ये हो गया हमारे पास में एक बार के लिए एक ट्रायंगल और उसके 3 कैरेक्टर जो हम लेते हैं। अब यहां पर मैं 3 पॉइंट बना रहा हूं। एक पॉइंट है ऑलमोस्ट यहां पे, एक पॉइंट है ऑलमोस्ट यहां पे, या इसको थोड़ा सा ऊपर बनाना है, यहां सीख है एक पॉइंट, और एक पॉइंट जो है वो यहां सीख बनता है, ठीक है। ठीक, तो अब आपको ये समझना है कि इन तीनों पॉइंट में, जैसे ये ए पॉइंट है वो ग्राफ में इस एक्सिस को यहां पे कट करता है, इस एक्सिस को यहां पे कट करता है, और इस एक्सिस को ये यहां पे कट करता है। तो एक आइडिया लग जाएगा कि ए जो स्पीसीज है उस स्पीसीज के पास में ग्रोथ करने की एबिलिटी है वो ठीक ठाक सी है, हाई के पास है ये पॉइंट, और फेकेंडिटी है वो भी थोड़ा बहुत हाई के पास सा ही है, लेकिन सर्वाइवल है वो थोड़ा कम है, लो के पास में है। बी वाला जो पॉइंट है आप समझ सकते हो कि ये इस एक्सिस को यहां कट करता है, इस एक्सिस को ये यहां कट करता है, और इस एक्सिस को ये यहां कट करता है। और जो सी वाला पॉइंट है वो इस एक्सिस को यहां कट कर रहा है, इस एक्सिस को यहां कट कर रहा है, और इस एक्सिस को ऑलमोस्ट यहां कट कर रहा है, सी वाला पॉइंट। समझ में आ गया? अब मैं आपके सामने 3 नाम रख रहा हूं ऑर्गेनिजम्स के। जैसे एक ऑर्गेनिज्म है वुडी ट्री, वुडी ट्री। अब वुडी ट्री कौन है? दूसरा ऑर्गेनिज्म इटेरोपेरस हर्ब। और तीसरा, ये CSIR का क्वेश्चन भी है, सैमल पेरस हर्ब्स। तो वो सारे स्टूडेंट्स जो बॉटनी के नहीं है तो मैं उनके लिए थोड़ा सा हिंट दे देता हूं। देखो, वुडी ट्री, एक ऐसा ट्री इमेजिन करो जो बहुत बड़ा हो, साइज में बहुत बड़ा हो, बहुत मजबूत हो, ठोस हो, जैसे बरगद, जैसे नीम, जैसे पीपल, इस तरीके के ट्री इमेजिन करो, ठीक। हर्ब का मतलब ऐसा होता है जो प्लांट की बॉडी बहुत सॉफ्ट होती है, सॉफ्ट बॉडी वाले प्लांट। जैसे आपने देखे होंगे कि बारिश के सीजन के अंदर ग्रो कर जाते हैं ना प्लांट्स, वैसे टाइप के प्लांट्स, सॉफ्ट बॉडी के छोटे छोटे प्लांट्स। अब इन हर्ब्स में 2 ऑप्शंस है। एक ऐसा हर्ब है जो सेमल पेरस है, मतलब अपनी लाइफ में एक ही बार रिप्रोडक्शन करेगा, दोबारा रिप्रोडक्शन का मौका ही नहीं मिलेगा, फिर वो मर जाएगा। तो बारिश के सीजन में जो ग्रो करते हैं उन प्लांट्स का इमेजिन करो। एक ऐसा हर्ब है जो अपनी लाइफ में कई बार रिप्रोडक्शन करेगा, तो मतलब वो हर्ब है, वो पेरिनियल हर्ब है, ज्यादा समय तक जिंदा रहेगा। अब आपको कमेंट करके ये बताना है कि इन तीनों में से ए पॉइंट पर कौन सा आएगा, बी पॉइंट पर कौन सा आएगा, और सी पॉइंट पर कौन सा आएगा। अगर आप लोगों को, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिन्होंने ऑलरेडी CSIR एग्जाम दे रखा है तो उनको तो पता ही आंसर क्या होगा, लेकिन जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं वो इस सवाल का जवाब जरूर दें। आपके सामने तीनों पॉइंट बता दिए मैंने कहा है, और तीनों पॉइंट कौन सी एक्सिस पे कहां पे कट कर रहे हैं,
उसके हिसाब से देखो ग्रोथ वगैरह हाई है कि लो है, सर्वाइवल हाई है कि लो है, फेकंडिटी यानी रिप्रोडक्शन हाई है कि लो है। मैंने ये बता दिया वुडी ट्री मतलब क्या होता है, पेरिनियल हर्ब है, इटेरोपेरस हर्ब है वो क्या है, और सेमलपेरस हर्ब है वो क्या है। तो थोड़ा दिमाग आप लगाओ और कमेंट करके मुझे ये बताओ कि इनमें से कौन सा जो है वो कहां पर आएगा। क्लियर? तो ये हुआ हमारे पास में एक और एग्जाम्पल इस ट्राइंगल का। अब हम आज के लेक्चर के अंदर इतना ही करेंगे और नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे कम्युनिटी इकोलॉजी। सो थैंक यू सो मच।